हेलो। हाँ हाँ जी बेटा, थोड़ा वेट कर। ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हैं? हेलो। तो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। तो 8 नंबर में हमने यहाँ पर किया था ये एक क्वेश्चन 8 बी किया, कर दिया था। थोड़ा सा हमने और बताना इसके बारे में। ये है 2 4 sin² x cos² x। LDLI बताना है।
Li और Ld, ये पहले ही हो गया था, फिर मैं थोड़ा बेटर सोल्यूशन देना चाहता हूँ, उससे थोड़ा सा बेटर होगा। तो स्टार्ट कर दे, C1 × 2 C2 4 साइन स्क्वायर एक्स और C3 कॉस स्क्वायर एक्स, या ए बी सी अल्फा बीटा गामा, कांस्टेंट कोई भी आप ले सकते हैं, इक्वल टू 0। तो 2 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स ये वेक्टर्स हैं आपके। अगर इसमें C1 C2 C3 यूनिक जीरो आ जाए, यूनिक जीरो, फिर तो सेट हमारा हो जाता है Li। और अगर उसको ना एक भी नॉन जीरो हो गया तो सेट Ld होता है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया था, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1। उस 1 को ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर कुछ सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे C2 की वैल्यू देखना ध्यान से, C2 की वैल्यू यदि मैं 1 रख दूं तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और C3 की वैल्यू 4 रख देता हूं तो ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर हो गया 4। तो C1 का वैल्यू -2 रख देता हूं। तो दी कॉन्स्टेंट्स satisfy your equation। That means non-zero values of C1, C2, C3 are possible in addition to zero value। जीरो भी है, C1 जीरो, C2 जीरो, C3 जीरो, लेकिन वो यूनिक नहीं है। Therefore your set is LD without doing anything। बेटे समझ में आया क्या? हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ जी, वॉइस पहुंच रही बेटा? हाँ सर, मेरा थोड़ा लैपटॉप। ठीक ठीक। अब मैंने 8C किया था, उसमें 3 पॉलिनोमियल्स दिए थे। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन। देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग सो मेनी इक्वेशंस, तो हमने उसके लिए अल्टरनेटिव सोचा, आपको एक अल्टरनेटिव अच्छा सा दे देता हूँ। T³ माइनस सर 5T। 8B ऑल्टरनेटिव प्रोसेस था ना? 8B, हाँ 8B हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करके करा था पहली बार। तो अभी ये पहली जो बार आपने बताया ये मतलब। हाँ। अल्टरनेट सेकंड सोल्यूशन है, और उससे बेटर है, वो भी अच्छा है, ये उससे ये बेटर है। ओके सर। ठीक है। और इसका भी अल्टरनेटिव ये किया था, तो इसके तो जो इक्वेशंस बने थे 8C के, जो बहुत हैवी इक्वेशन बन गए थे, तो इसको इजी इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मेथड फिर मैंने सोचा, तो मेथड है इसका, इससे कर देता हूँ। उस दिन भी पता तो था, पर एक मेथड से मैं कर चुका था, तो लेंदी पड़ गया बहुत। तो वो सही था लेकिन लेंदी बहुत पड़ गया, तो एक शॉर्ट मेथड भी आपको बता दें। T³ - 4T², वो एडवांस में पता नहीं होता कौन सा इजी पड़ेगा, तो वो लेंदी पड़ गया था बहुत, तो मैंने सोचा ये दूसरा वाला थोड़ा बेटर है, इजी है। इसमें 4 इक्वेशंस पैदा हुए थे, तो 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना, फिर भी मैंने शॉर्टकट से किया, पर फिर भी वो लेंदी था, तो आपको एक शॉर्ट सोल्यूशन इसमें डिफरेंशिएट करने का बहुत फायदा है बेटा। उसमें डिफरेंशिएशन का इतना एडवांटेज हमें नहीं मिल रहा था, तो देखो सीधा ही कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, उसका हमने फायदा उठा लिया, तो उसमें बहुत सही था, लेकिन अल्टरनेटिव ये बेटर है उससे। इसमें क्या करना, इसमें डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशंस कम बनेंगे थोड़े से, तो आराम पड़ेगा। तो इसमें आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएशन हमेशा अलाउड है,
1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितने टाइम आप करेंगे, और डिफरेंशिएशन के बाद जो कॉन्स्टेंट्स आते हैं वो सही आ जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो डिफरेंशिएट करो, 3t² -10t -2, इधर करो 3t² -8t -3, इधर करो 6t² -14t -7 इक्वल टू 0। एक और बार डिफरेंशिएट कर दे तो ये काफी इजी हो जाएगा। डिफरेंशिएट वंस मोर, अल्फा 60 -10 बीटा, 60 -8 गामा, 12t -14 इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर दे। अब t का कोफिशिएंट 0 कर दो और कांस्टेंट 0 कर दो, अलग अलग 0 कर दो। तो t का कोफिशिएंट आया 6 अल्फा प्लस, यहां से देखो 6 बीटा, यहां से 12 गामा इक्वल टू 0, और कांस्टेंट को अलग से 0 कर लो, -10 अल्फा -8 बीटा -14 गामा इक्वल टू 0। इनको रीराइट करते हैं थोड़ा सा और फिर सॉल्व करते हैं। रीराइट ही सामने कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। 6 का डिवीजन लगाने के बाद अब सेकेंड इक्वेशन में -2 का डिवीजन लगा दीजिए, तो 5 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 7 गामा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, यू हैव लेस इक्वेशंस देन नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स है अल्फा बीटा गामा, और नंबर ऑफ इक्वेशंस है केवल 2। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ना यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस सेम होने चाहिए, या नंबर ऑफ इक्वेशंस में भी मोर, इसमें तो लेस है। तो नो यूनिक सॉल्यूशन, और जो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब इसमें या तो है नो सॉल्यूशन या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन जैसी सिचुएशन भी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, गामा इक्वल टू 1 इसमें चूज करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन आता है। चूज गामा इक्वल टू 1। अच्छा, गामा को 1 2 3 आपकी मर्जी है, कितना भी चूज कर लो, 0 चूज मत करना, 0 से तो 0 सॉल्यूशन आ जाएगा। 0 सॉल्यूशन आ जाएगा, वो यूनिक होना चाहिए। हम नॉन जीरो सोल्यूशन सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सेट, अगर नॉन जीरो सोल्यूशन मिल गया तो एलडी श्योर हो जाएगा। नॉन जीरो सोल्यूशन किसी भी तरह से ना मिले तो एलआई होता है। गामा को 1 चूज किया तो अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया -2, अल्फा प्लस बीटा -2 आ जाएगा, और इधर 5 अल्फा प्लस 4 बीटा -7 आ जाएगा। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करें। इसमें 4 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, 4 बीटा कैंसिल, 4 अल्फा -5 अल्फा अल्फा -8 प्लस 7 -1, अल्फा का वैल्यू 1 हो। तो वहां से ना बीटा आपका -2 -1 -3 आ जाएगा, और गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी। गामा की वैल्यू पहले ही 1 दी हुई है ना, ये तो ये जो वैल्यूज आ गई नॉन जीरो आ गई। अच्छा, ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को आप अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो ये ट्रू मिलेगी इक्वेशन। इसका मतलब जो आपके रिजल्ट है वो सही है, करेक्ट है। ठीक है, अल्फा 1 बीटा -3 गामा 1 लेके आप 1 को, इक्वेशन 1 को देख सकते हो कि विद दीज वैल्यूज आई थिंक इज आइडेंटिकली ट्रू। तो इक्वेशन 1 होल्ड्स विद दिस, क्योंकि मेरे लिए आपको 1 का सॉल्यूशन करना था। तो ये इक्वेशन 1 में के जो अल्फा बीटा गामा वो सॉल्व हो गए, और वो हैवी इक्वेशन जो थी वो कर बनाई थी वो अवॉइड हो गई। इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। यू कैन चेक, मैंने चेक किया हुआ, पक्का
आपका सेटिस्फाइड है। सो इसका मतलब यह है कि वो जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल है ना वो एलडी है। जिस पॉलिनोमियल को हमने चेक किया वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट है। बेटे डाउट पूछ सकते हैं? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? तो वी कैन गो टू, सर डन। हाँ मतलब ये कंप्लीट तो कर लिया ना? हाँ हाँ सर, हो गया। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ था बिल्कुल, ये नंबर 9 है, जिसमें मेन मेन पार्ट इसका मैं लिख के देता हूँ कि 9 नंबर में इन्होंने ना एक फंक्शन दिया, दो फंक्शन दिए। एक फंक्शन है f1t इक्वल टू t बिलोंग्स टू -1 to 1, and one more function f2t defined -t for t belonging to -1 to 0 and +t for t belonging to 0 to 1। और क्वेश्चन में भाई LILD पूछा है, और ये अच्छा क्वेश्चन ने बोला ये LD ऑन दिस क्वेश्चन। देखना ये है हमारा क्वेश्चन, अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो, आपको प्रूव करके रहना LD ऑन 0 1 एंड LI ऑन -1 to 1, ऐसे पूछा है। ये प्रूव करने को बोला है, प्रूव करो, और ये फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है। मतलब ओवरऑल मिला के बोले तो ये LILD का क्वेश्चन मालूम पड़ता है, LILD का क्वेश्चन। तो LILD में हम क्या करते हैं, अल्फा वो स्टार्ट करते हैं इस तरह से, अल्फा टाइम्स f1t प्लस बीटा टाइम्स f2t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, और अल्फा बीटा यूनिक 0 हो जाए तो LI, और थोड़ा भी चांस होगा नॉन जीरो का तो LD। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम माइनस, अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा कम रह गया लगता है, क्वेश्चन नंबर है 9, इसको प्रूव करना है LD ऑन 0 1 एंड -1 0, दो जगह LD, दो जगह आना है, -1 0 में भी LD आना है, ये दो जगह LD आना है ये, और -1 to 1 ओवरऑल LI आना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखना थोड़ा नजर से, f1t परमानेंट t है सारे इंटरवल पर, चाहे इंटरवल -1 to 0 हो या 0 to 1 हो या -1 to 1 हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो f1t फिक्स है। बीटा f2t का ट्रबल है, f2t अलग अलग इंटरवल में अलग अलग इसकी वैल्यू। तो यहां से हम इंटरवल लेने लग जाते। मान लो -1 to 0 इंटरवल लेते हो, तो इक्वेशन नंबर 1 विल लुक लाइक दिस, अल्फा टी प्लस बीटा इन दिस इंटरवल f2 इज -t, इन -1 0 f2 इज -t, तो यहां पर आप -t इंसर्ट करें इक्वल टू 0 आ गया। सो अल्फा टी माइनस बीटा टी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा दोनों को अगर 1 चूज कर ले तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अल्फा चूज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, 1 पसंद हो तो 10 ले लो, 3 ले लो, equation is satisfied, that means no new solution is possible,
सो सेट इज एलडी। तो इसमें आपका एलडी आ गया, F1 F2 एलडी आ गया। और इसमें दूसरा इंटरवल लीजिए जहां एलडी प्रूव करना है 0 1। अगर हम 0 1 चूज करते हैं तो 0 1 में F2t की वैल्यू t/3 है। तो फिर से 1 इंप्लाइज अल्फा टी प्लस बीटा टी इक्वल टू 0। अल्फा को 1 ले लो, बीटा को -1 ले लो, तो सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, therefore set is again LD। That is LD, या vectors are LD। लेकिन अगर होल इंटरवल की बात करें, -1 to 1 की अगर हम बात करें, तो हमारा F1 F2 के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा नहीं। मतलब कि F1 प्लस बीटा F1 अल्फा टी प्लस बीटा F2 टी इक्वल टू 0, क्योंकि होल इंटरवल में F2t यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है। इसलिए इसमें ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब अल्फा और बीटा दो के दोनों 0 है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा सेट हो जाएगा Li। तो हमने तीनों केस आपको करके बता दिए। F2t जिस तरह से इधर t था, इधर -t था, उस तरह से यहाँ पर डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से इक्वेशन का सिंगल सॉल्यूशन है अल्फा बीटा इक्वल टू 0। और सेट आपका उस केस में Li हो गया। बेटे इसको करिए और डाउट सर कर हो गया। सॉल्यूशन आप जितना पॉसिबल अपना अच्छा क्लियर करके तो दे रहे हैं। हाँ सर हो गया। ठीक। अब आपका यहाँ क्वेश्चन 10 इसमें देख रहा है। इसमें इन्होंने एक सेट दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज Li। आपको Li प्रूव करना है। Li if C taken over vector, C a vector space taken over R। मतलब इसमें जो फील्ड है ना, फील्ड वो रियल नंबर्स का। क्वेश्चन आप अपना रीड करना बाद में। मतलब अल्फा बीटा रियल्स है इस केस में। दो क्वेश्चन है ये। मतलब 10th में ना फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट इसी को ना एलडी प्रूव करना है, देन फील्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन आप अपना अपनी लैंग्वेज में रीड करना बाद में। तो फील्ड एलिमेंट्स जो है ना, रियल एलिमेंट्स लोगे अभी इस टाइम, तो एल प्रूव करते हैं। उन्होंने प्रूव करने को बोला, क्लियर बोला, अल्फा टाइम्स 1 प्लस आई बीटा टाइम्स 1 माइनस आई इक्वल टू 0, where अल्फा बीटा आर रियल नंबर। अब आगे चलो, अल्फा प्लस बीटा आयोटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा is equal to 0। Any complex number is 0 if real part and imaginary parts are separately 0। So alpha plus beta equal to 0 and alpha minus beta equal to 0। ऐड करो तो अल्फा 0 और वैल्यू पुट करो तो बीटा 0। सो यूनिक सोल्यूशन आया यहाँ पर
सेकेंड सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, आप कोशिश कर लो, आपको सेकेंड सोल्यूशन यहाँ मिल नहीं सकता। सो सेट इज एल। सेकेंड पार्ट में इसी सेट को एल डी प्रूव करना, सेम सेट रहेगा। इज एल डी where fill is complex number, C complex number। अब की बात फिर से शुरू करता हूं, अल्फा 1 + i, बीटा 1 - आयोटा इक्वल टू 0। लेकिन अल्फा बीटा इस बार कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में वो रूल नहीं लगता कि रियल इमेजिनरी पार्ट्स 0 कर दो, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट अल्फा के अंदर भी है, बीटा के अंदर भी है। तो आप अल्फा को ना a+ib लिखिए, क्योंकि ये इस बार कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है 1 + आयोटा। और बीटा को कोई और लिखिए, c+id लिखिए। वन माइनस आई इक्वल टू 0। अब हम लोग ट्राई करेंगे ए बी सी डी की वैल्यू निकालने की। मतलब जो अल्फा है ना वो 0 आ जाए, पूरा फुल्ली 0। a+i भी ले लिया आपने, बीटा को अभी आपने c+id चूज कर लिया। अगर जो अल्फा बीटा टोटली 0 मिल जाए, यूनिक 0, फिर तो एल आई। अरे भाई एल, ये एल डी आने वाला, क्योंकि इन्होंने प्रूव करवाया वो एल डी, तो एल डी ही आएगा फिर। तो मल्टीप्लाई करो इसे, a+ai, ib+i² माइनस b, c - ci, id -i²d। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सर्च रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो a - b + c + d, और आयोटा के साथ a+b - c + d इक्वल टू 0। अब आके रियल इमेजिनरी पार्ट्स बन गए। ए कॉम्प्लेक्स नंबर is 0 if its real and imaginary parts are separately 0। तो अब आपको क्या मिला, a - b + c + d इक्वल टू 0, and you also got a + b - c + d इक्वल टू 0। इनको ऐड कर दो, b कटेगा c कटेगा, ए बी में रिलेशन आएगा, फिर देख ऐसे भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इक्वेशंस इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ अननोन। यूनिक सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, नो नॉट एट ऑल, यूनिक सोल्यूशन इसका हो नहीं सकता। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको सॉल्व करें। थोड़ा ऐड कर दो, थोड़ा आराम पड़ेगा। ऐड किया तो 2a + 2d इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमें मिल गई, a + d इक्वल टू 0। इसमें d को चूज कर लो, डी आपका क्या है 1, तो ए विल बी -1। ए और डी आपको मिलके ए डी की वैल्यू को पुट कर दो से फर्स्ट इक्वेशन में, वहां से फिर कुछ पी डी भी मिल लेगी। तो ए की वैल्यू डाल दीजिए, -1 - b + c + d1 इक्वल टू 0। इसे आपको मिला b इक्वल टू सी। अच्छा, b इक्वल टू सी सेकंड वाली से भी मिलेगा, कहीं से भी ए डी की वैल्यू डाल दो, तो चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, आपकी इच्छा है। इसे आपको मिल गया b इक्वल टू सी। बी इक्वल टू सी, और बी इक्वल वैल्यू चाहे आप 9 ले लो, चाहे 100 ले लो, चाहे 2 ले लो, हम इसको 1 कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एफर्ट करके नॉन जीरो सोल्यूशन ऑब्टेन कर लिया है। हमारा अल्फा भी नॉन जीरो है, बीटा भी नॉन जीरो, और इसलिए सेट एलडी हो। बेटा समझ में आया क्या?
अल्फा नॉन जीरो, बीटा नॉन जीरो, सो सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि यूनिक जीरो, उसको तो अवॉइड ही नहीं कर सकते। जब यूनिक जीरो आता है ना, उस टाइम आप नॉन जीरो ला नहीं सकते किसी भी सही ट्रिक से। गलत ट्रिक से आ जाए तो वो अलग बात है, सही ट्रिक से वो सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। तब कहते हैं कि भाई अब ये एल आई है, यूनिक सोल्यूशन आएगा तो एल आई है, और इन्फिनिटी में सोल्यूशन आएंगे तो एल डी। कभी ऐसा हो जाए ना किसी क्वेश्चन में कि u इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू, तो ये शायद अपने आप एल डी हो जाता है। अच्छा, ऐसा कभी आ जाए ना कि 2u इज इक्वल टू 3v माइनस 5w, तो ये u v w कैसे होंगे? u v w एल टी होंगे, डिपेंडेंट होंगे। क्योंकि डिपेंडेंट में वन वेक्टर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ अदर, इंडिपेंडेंट में वन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ। 10 से कर हाँ लिया आपने? हाँ सर। हाँ, कहीं पे रिकॉर्ड रख ले। तो वैसे तो ये रिकॉर्डिंग इसकी होती है, तो यू कैन डू सम रिकॉर्डिंग लेटर ऑन आल्सो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, अपना ये इसमें ऐसे लिख के दिया है क्वेश्चन, V1 V2 V 11 नंबर में, बल्कि U1 U, कोई दिक्कत नहीं है, U1 U2 U के आर एल आई if and only if AU1 AU2 AUK are alike। स्मॉल सी थ्योरम है, और ए मैट्रिक्स इन्होंने लिख के दिया है n बाई n इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब आप इन्वर्स का फायदा उठा सकते हो। ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है बताओगे आप? हेलो। सर हाँ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है, मैंने ये पूछा था। सर फिर से थोड़ा बोलिए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होती है, इन्वर्टिबल? सर मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई, मतलब सेम टाइप का और एक मैट्रिक्स हो सकता है जिधर हम लोग को वैसे कर सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इक्वल्स टू आई। हाँ, सही बात है, तो सही। बी को हम लोग बोल सकते हैं कि ए का इनवर्स। इन्वर्टेबल है, और ये तब इन्वर्टेबल होती है जब इसकी डिटर्मिनेंट ना नॉन जीरो। यहाँ जरूरत कम है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होती है तो इन्वर्टेबल, और डिटर्मिनेंट जीरो होती है तो नॉन इन्वर्टेबल। नॉन जीरो होती है तो ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। इन दिस केस ए इज कॉल्ड, ये वैसे नॉलेज के लिए बताया नॉन सिंगुलर। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स है दे आर नॉट इन्वर्टिबल। सिंगुलर मैट्रिसेज आर नेवर इन्वर्टिबल। ये तो मैंने वैसे इन पासिंग बता दिया, और आपने बताया सही है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू इनवर्स है। वो जब भी जरूरत हो आप उस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ आपको करके देते हैं। अब आई डबल एफ जब लिखा होता है तो फिर 2 बार प्रूव करनी होती है। इससे एज्यूम करो इधर वाले और उधर वाले को प्रूव करो, फिर कन्वर्स करना है। उधर वाले को एज्यूम करना है, इधर वाले को प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन, ये अब की बार मैं गिवन में ले रहा हूँ U1
U2 UK और LI, इनको हमने LI एज्यूम कर लिया है। तो टू प्रूव AU1 AU2 AUK और LI, और इन्हें LI प्रूव करना है। उसके बाद कन्वर्ट करेंगे, इस ये गिवन होगा और वो टू प्रूव बाद में। अब प्रूफ स्टार्ट होता है बेटे ना। अभी क्या करना है कि आप स्केलर्स लीजिए, अल्फा 1 AU1 प्लस अल्फा 2 AU2, जिनको LI प्रूव करना है उनके करस्पॉन्डिंग के स्केलर्स लीजिए, प्लस कंटिन्यू अल्फा k AUK इज इक्वल टू 0। हमने स्केलर्स आपके चूज कर दिए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा k। और याद रहे, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k हमने 0 ला दिए तो सेट LI हो जाएगा। आपको सेट LI प्रूव करना है। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है ये सब के सब यूनिक 0 आने चाहिए। यूनिक 0 आ जाए तो आपका सेट LI, और प्रॉब्लम आ जाए तो LI। तो अभी इसमें ना ये मैट्रिक्स है, और जो रिमेनिंग है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी वेक्टर्स है। तो मैट्रिक्स और अल्फा तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है, तो आप ईच एलिमेंट में ए इनवर्स को ऑपरेट कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने बोला हुआ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए इनवर्स का ऑपरेट करने से ये जो ए ए आइटम है, ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ऑपरेट बाय ए इनवर्स, अल्फा 1 ए इनवर्स AU1, अल्फा 2 ए इनवर्स AU2, ऐसे अल्फा k ए इनवर्स AUK इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 तो ए इनवर्स से ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। अब ये आ गया आपका अल्फा 1 U1 I, कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा 2 U2 I मैट्रिक्स रह गई, अल्फा 3 अल्फा k UK, और साथ में आई मैट्रिक्स। आई जितना सिग्निफिकेंट नहीं होता, बस वो ये शो करता है थोड़ा मैट्रिक्स है। अब आप देखोगे कि आपके जो U1 U2 U3 UK ये कैसे थे LI, तो U1 U2 U3 UK LI, तो ये कोफिशिएंट्स फिर 0 हो जाएंगे। ठीक है ना। U1 U2 U3 given to be, they are given to be LI, और इसलिए अल्फा 1 I 0 हो जाएगा। आई को भी शामिल कर लो, हम कुछ हमें हम क्यों नहीं सुनो करें। अल्फा 1 I 0 हो जाएगा, अल्फा 2 I क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि U1 U2 U3 UK क्या है LI है। इसलिए अल्फा के I कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अल्फा 1 इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं ना वो नंबर 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अल्फा 1 0 तो अल्फा 2 0 अल्फा k 0। इस तरह से हमने उस सेट को LI प्रूव कर दिया है। AU1 AU2 एक्सेट्रा, हम बोले AUI आर LI, एंड प्रूफ गेट्स कंप्लीट वेरी नाइसली। कहीं पर कंफ्यूजन आपको जरूर बताऊंगा। हाँ सर ठीक है, एक सेकंड में लिख लूँ। आपने राइटिंग वगैरह कर ली बेटा? हाँ सर हो गया, हो गया। हो गया, ठीक है। तो वी कैन गो फॉर कन्वर्स।
कन्वर्सली जो गिवन था वो टू प्रूव बन गया, और जो टू प्रूव है वो गिवन बन गया, यही तो था। ये जो टू प्रूव है वो गिवन, और गिवन जो है वो टू प्रूव। तो अब की बार गिवन क्या है? अब की बार गिवन है A U1 U2 AUK और LI। और टू प्रूव क्या है? प्रूव करना है AU1 U2 UK और LI, ये प्रूव। सो प्रूफ बिगिंस नाउ। वही कांस्टेंट फिर से लीजिए, α1 AU1 प्लस, हाँ एक सेकंड, आपको जो प्रूव करना है उससे स्टार्ट करिए, ए नहीं लगेगा, इससे स्टार्ट कर देंगे, और α1 α2 α3 अल्फा के सब जीरो ला दूंगा। तो α1 U1 α2 U2 अल्फा के UK इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके अगर आपने सारे अल्फा जीरो ला दिए तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अब की बार मैंने एक का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि AU1 AU2 उनको यूज करना है, तो मल्टीप्लाई बाय ए, and you get α1 AU1 α2 AU2 अल्फा के UK इक्वल टू, नोइंगली हमने U1 के साथ ए को सेट किया है, क्योंकि α1 कॉन्स्टेंट है तो ए जो है ना अंदर एंट्री कर सकता है, उसमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है। अब आपने देखा कि ये देखना, ये LI दिए हुए हैं, ये जो हमने इन सर्कल कर दिए ना वो LI दिए हुए हैं, इसलिए इसलिए α1 α2 अल्फा के जीरो हो गए, क्योंकि ये LI दिए हुए हैं, इसलिए α1 α2 अल्फा के को जीरो होना पड़ेगा। नाउ AU1 AU2 they are given to be LI, so their coefficients should be zeros. So α1 is 0, α2 is 0, and alpha k is 0. And this way, the theorem gets complete. अब कंप्लीट करो बेटा, डाउट कुछ? हाँ सर ठीक है, एक बार लिख लूँ मैं। ठीक है, तो वी हैव डन कंप्लीट प्रूफ। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है, नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है, फिर वो 1 2 3 बिगिनिंग वाले रह जाए। तो यू कैन सी क्वेश्चन 12, let V be the vector space over, सर सर एक बार प्रीवियस पेज, मतलब प्रीवियस पेज थोड़ा दिखाइए। वो क्वेश्चन लिखना है। नहीं सर, लास्ट वाला थोड़ा दिख ही नहीं मुझे, तो जस्ट लास्ट प्रीवियस पेज जिसे आप लिखा था 11 1। एक मिनट, ये तो था, एक 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 शीट थी, कन्वर्स ये नहीं है, ये ओरिजिनल वाला फर्स्ट वाला, और हाँ कन्वर्स सर, कन्वर्सली। हाँ ये converse। बहुत साफ ऑथेंटिकेटेड अच्छे प्रूफ्स है, मोस्टली एक्यूरेट बनाए हुए हैं, क्योंकि बुक में तो ये है, पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। आपको असाइनमेंट दी गई थी तो मैंने थोड़ा मेहनत करके इसको रेडी किया, तैयार किया, तो ऐसा होगा, पता नहीं किस बुक के है का, और सोर्स तो पता ही नहीं इनका क्या है। हाँ सर, हो गया। हो गया, तो हम आपको लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहते हैं रीड वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ बी, प्रूव और डिस्प्रूव। इन्होंने यहाँ पर
लास्ट में ये लिखा है स्पान ए इंटरसेक्शन स्पान बी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 स्पेस नहीं है, implied A intersection B not empty। और स्पान स्पान बी तो हम जानते हैं, उन्होंने लिख के दिया हुआ है दिस डिनोट्स स्पान ए दैट डिनोट्स स्पान बी। तो इसको हम लोगों को एक्चुअली ये जो रिजल्ट लिखा है वो रॉन्ग है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल। थोड़ा याद करके रखना होता है काउंटर एग्जाम्पल। अच्छा, तो मैं काउंटर एग्जाम्पल मैंने एक बनाया हुआ है, मैं आपको देता हूँ, फिर आप अपना खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो फॉल्स है। अब फॉल्स जैसे बोला वो रीजन उसका देना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने तो बोला प्रूव और डिसप्रूव, मतलब हमें कंफ्यूज किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है। हम एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा, और तब भी स्पान ए इक्वल टू स्पान बी आ जाएगा, स्पान ए इक्वल टू स्पान बी आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ए सेट लीजिए आप, ए सेट यहाँ पर लीजिए 1 1 0 हुआ, और इसका जो लीनियर स्पान ऑफ ए आएगा एल ए, वो क्या होगा, वो होगा इसी 1 1 0 का ना कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल, क्योंकि सिंगल सिंगल वेक्टर है आपका। तो एल ए जो है ना ए इंटू 1 1 0 आएगा, ये लीनियर स्पान है। और लीनियर स्पान में 1 1 0 खुद लाई करता है, फिर ना उसका डबल 2 2 0 3 3 0 ये सब लाई करते हैं। तो एल ए को स्पान ए भी बोल सकते हैं। अब मैंने एक सेट बी लिया, जो ऐसा ले लिया बी, मतलब सेट लिया, तो सेट को 2 2 0 लेना है, या कोई भी इसका मल्टीपल ले लो, वह आसानी से हो जाता है। इससे क्या एल बी जब निकाला तो वो निकलेगा बी इंटू 2 2 0। टू आप बाहर भी कर सकते हो, वहां 2 बी 1 1 0, और 2 बी को सी लिख सकते हो, सी 1 1 0। तो हमने क्या देखा, एल ए इंटरसेक्शन एल बी 0 स्पेस नहीं है। नहीं, एल ए इंटरसेक्शन एल बी तो बहुत कुछ है, 0 स्पेस नहीं है फिर भी। हाँ, एल ए इंटरसेक्शन एल बी और ए इंटरसेक्शन बी हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट। तो टू डिसजॉइंट सेट दिए हुए हैं हियर, ए इंटरसेक्शन बी is not empty, but LA is equal to LB. Span A is equal to span B. तो स्पान ए इंटरसेक्शन स्पान बी कौन हो गया, स्पान ए आ गया या स्पान बी आ गया। तो स्पान ए इंटरसेक्शन स्पान बी वो कौन आ गया, स्पान ए आ गया पूरा। तो ये जो है क्या जस्टिफाई कर देता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो रॉन्ग है। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो अभी लास्ट में पहुंच गए, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 आपका पिकअप करते हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं, इसको कंप्लीट कर लो।
यस सर, हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है ना, उसी हिंट के अकॉर्डिंग है। अच्छा, इन्होंने इन्होंने ना ये यस सर। हिंट हिंट भी दिया हुआ है कि ये डिस्प्रूव कर, वो रिजल्ट को डिस्प्रूव करिए। और डिस्प्रूव कैसे करिए? टेक एग्जांपल्स ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। तो मैंने डिसजॉइंट सेट्स के दो एग्जांपल ले लिए। डिसजॉइंट डिसजॉइंट का मतलब जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी सेट। सर जिसका इंटरसेक्शन क्या है? हाँ, डिसजॉइंट सेट्स इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो, ओके एम्प्टी सर। ना हो। ये एग्जाम्पल ना, ये मैं थोड़ा और शायद रिफाइन करके आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आप इसको अभी छोड़ देना, ठीक है? मतलब लिख लिया, अच्छा किया। थोड़ा मुझे लगता है शायद रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर ले चलता हूँ। इसमें ये क्वेश्चन था आपका, set of all triples of real numbers x y z with these operations। यहाँ दो ऑपरेशन डिफाइन किए हुए हैं और आपको बस बताना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। इसका फर्स्ट पार्ट, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस पार्ट। एक ये है जिसमें इन्होंने ना ऑपरेशंस दिए, एक्स प्लस एक्स बाई जेड, एक्स डैश बाई डैश जेड डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश जेड प्लस जेड डैश। ये एक ऑपरेशन प्लस वाली इन्होंने दी। और एक ऑपरेशन दिया मल्टीप्लीकेशन की, के एक्स बाई जेड इज के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और आपसे पूछा है ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। ठीक है, सेट ऑफ आर क्यूब वेक्टर स्पेस है, आर क्यूब टाइप का, आर क्यूब का सबसेट। तो तो हमारा आंसर है नॉट ए सब स्पेस, जिसके लिए अभी आपको काउंटर एग्जाम्पल देता हूं फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट का काउंटर एग्जाम्पल है, डिस्प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि रिमेनिंग प्रॉपर्टी ना इसमें सेटिस्फाइड हो जाती है। तो जो डिस्प्रूवेबल प्रॉपर्टी है वो ये है, डिस्प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन। ये वाली प्रॉपर्टी इसमें फेल होती हुई देखी गई। और इस फेलियर फेल होगी ऐसा इन्होंने हिंट में लिख के दिया, तो हमें ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ा। हमें इसी को अभी बताता हूँ क्यों फेल होगी, वो जस्टिफाई करके देना। लेकिन इन्होंने अपने हिंट में बोला हुआ है यहाँ पर कि चेक द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ओवर स्केलर एडिशन। थोड़ा हिंट सा इन्होंने दिया हुआ है, मैं इसको जस्टिफाई करके देता हूं। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा यू स्केलर एडिशन लेना है, मैंने कहा साफ साफ लिख के दे दिया। और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन लेना है, वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ना होता है। अल्फा यू प्लस बीटा यू को क्या लाना है, फॉल्स लाना है। जब ये फॉल्स आ जाए तो नॉट ए वेक्टर स्पेस हो जाएगी। समझ में गया बेटा? हाँ सर। तो अब हम एलएचएस पिकअप करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यू वेक्टर किसका लेंगे हम लोग? यही ट्रिपल लेंगे, आर क्यूब का वेक्टर लेंगे, एक्स बाई जेड। तो मैंने एक्स बाई जेड ये यू वेक्टर को अज्यूम कर लिया। यही एक्स वन वाई वन जेड वन कह दो,
तो ठीक है, वैसे यू दोनों जगह यू एक्स वाई जेड चलेगा, x1 y1 z1 भी। तो यू को हमने एक्स वाई जेड लिख लिया। अब इसकी ना मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन देखना बेटा, k टाइम्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के एक्स कोमा वाई। वाई में मल्टीप्लीकेशन नहीं किया हुआ इन्होंने क्वेश्चन में करना, तो आप भी सिर्फ एक्स में मल्टीप्लाई करोगे। यू विल नॉट मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा इन वाई एंड जेड। आप अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई सिर्फ एक्स में करेंगे। तो करिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स हो गया और वाई जेड को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा आपको। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब मैं आरएचएस पिकअप करूंगा और बताऊंगा कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं। आरएचएस पिकअप कर, अल्फा यू का वैल्यू एक्स बाई जेड लिया हुआ है आपने, बीटा यू का वैल्यू अगेन एक्स बाई जेड। इसकी वैल्यू बताओगे बेटा, इसकी वैल्यू आप बताओ देखें। हाँ सर, अल्फा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके बेटे, अल्फा एक्स बाई जेड और नेचुरली बीटा एक्स। बीटा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यस, अब इनको जब सम करोगे, जो ट्रिपल्स का सम सम तो इन्होंने प्रॉपर डिफाइन किया है। इधर देखो, एक्स प्लस एक्स डैश, वाई प्लस वाई डैश, जेड प्लस जेड डैश। सम वही डिफाइन किया जो होता है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो अजीब तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो जब सम करोगे तो अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स आ जाएगा और वाई प्लस वाई टू वाई आ जाएगा, जेड प्लस जेड टू जेड आ जाएगा। तो जो कि एलएचएस के इक्वल नहीं है। ये फर्स्ट चीज, फर्स्ट तो इक्वल है भी, पर सेकंड और थर्ड जो है वो इक्वल नहीं है। दोबारा लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स यू कैन राइट, नो हार्म इन दैट, क्योंकि सब रियल नंबर्स हैं यहाँ पर। एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, ठीक। और इस प्रॉपर्टी को डिस्प्रूव करना ये इन्होंने हिंट में दिया हुआ है, तो नहीं तो सारे, अदरवाइज सारे पोस्टुलेट आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे 100%। और यही तरह से वो मिस्टेक निकलेगी, दूसरे जो पोस्टुलेट है ना वो इसके ट्रू है। अब देखो बेटे, डाउट पूछ सकते हो, बता दूंगा। डाउट नहीं है तो अगला नहीं क्वेश्चन। सर, ठीक है। हाँ। ओके, और राइटिंग। हाँ सर, कर ली। ठीक है, तो अब इन्होंने एक सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 में सेकेंड पार्ट इन्होंने दिया हुआ, इसमें लिखा, पहले तो उन्होंने वी लिखा, वी वेक्टर स्पेस, और डी विद फॉलोइंग ऑपरेशंस। मैं यहाँ पे ऑपरेशंस लिखता हूँ मेनली, क्वेश्चन अपना देख लेना वहां पर क्या है। तो x1 x2 y1 y2, इंट्रोडक्शन मैंने अवॉइड कर दी। इट इज इक्वल टू x1 प्लस y1 y2, जो इन्होंने डिफाइन किया मिड पॉइंट फार्मूला मालूम पड़ रहा है, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिड पॉइंट फार्मूला x2 प्लस y2 y2, और r इंटू x1 x2 डिफाइंड एज rx1 rx2। ये यूजुअल थिंग है, कुछ अलग नहीं है। डिफाइन करके और आपसे बोला कि इसे वेक्टर स्पेस जस्टिफाई करिए कि यस और नो, जो भी है वो बताइए, ऐसा ये कह रहे हैं कि यस नो में जस्टिफाई करिए। तो इसमें ये जो दिया हुआ है वो नॉट ए वेक्टर स्पेस में आता है, क्यों आता है वो बता दे। नॉट ए वेक्टर स्पेस में ये आएगा, जो वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में वो वाला वेक्टर स्पेस नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन इज नॉट वैलिड। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज इनवैलिड। ये इन्होंने हिंट में भी लिखा है कि इनवैलिड है,
और हमने भी देखा कि सही में इनवैलिड निकला। इन्होंने हिंट में लिखा हुआ है कि ये इनवैलिड प्रूव करिए, तो बस तो ठीक है, मैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन वो इनवैलिड प्रूव कर देते हैं। उसके लिए आपको 3 फैक्टर लेने पड़ेंगे। u इक्वल टू x1 x2, v इक्वल टू y1 y2, w इक्वल टू z1 z2। 3 फैक्टर्स ले लिए। अब हम u प्लस v प्लस w निकालेंगे। u प्लस v इन दोनों का सम, आप बताओ बेटा कितना होगा, तब तक मैं यहाँ w लिख रहा हूं। हाँ सर, x1 प्लस y2 कॉमा x2 प्लस y2 हाँ, x1 प्लस y1/2 मिड पॉइंट फार्मूला, x2 प्लस y2/2 अगेन मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई ऑन d2। एक और बार अप्लाई करो तो अब की बात थोड़ा सा लेंदी है। बाय 2 दिस प्लस z1 होल अपॉन 2 आएगा, और x2 प्लस y2/2 प्लस z2 होल अपॉन 2 आएगा। और उसके बाद माइनस ही कैलकुलेशन करें, एलसीएम वगैरह ले। यहाँ x1 प्लस y1 2z1/4 and this side x2 y2 2z2/4। ये आपका u प्लस v प्लस w रेडी हो चुका है इक्वेशन में। अब हम इसी दूसरी साइड u प्लस v प्लस w निकालेंगे। तब तक इसको देखिए, फिनिश करिए और आगे बढ़िए। हाँ सर, हो गया। ठीक है। तो u प्लस b प्लस w, u का वैल्यू तो x1 y1 x1 x2 लिया हुआ हमने, और b प्लस w दैट इज y1/2 प्लस z1 z2 ले लिया। तो ये आ गया x1 x2 ओके है, प्लस हियर अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला y1 प्लस z1/2 y2 प्लस z2/2। Now between these apply midpoint formula, x1 plus that y1 plus z1/2 whole upon 2, x2 plus y2 plus z2 whole upon 2. Take LCM, 2x1 plus y1 plus z1 over 4, and this way here 2x2 plus y2 plus z2/2। और आप देख सकते हो कि दोनों में फर्क आ गया। ये पहले वाली शीट और आपके पास खुद के पास है शीट, देखो उसको, देखो दोनों में फर्क आ गया इक्वेशन 1 में। और ये इक्वेशन जो 2 है, देयर इज डिफरेंस, 2 आर अनइक्वल। So 1 and 2 together imply associative law of vector addition is not valid. Not valid, unequal लगा दो। Therefore that B not a vector space. अब एग्जाम में मान लो अगर हिंट वगैरह नहीं दिया हुआ तो सारी प्रॉपर्टी लेके करके चेक करनी पड़ेगी। जैसे क्लोजर पहले चेक करनी पड़ेगी, क्लोजर ट्रू आ गई मान लो तो एसोसिएटिव लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ फेल हो गया तो 2 प्रॉपर्टी फिर भी करनी पड़ेगी। और क्लोजर फेल हो जाए तो और अच्छा है। तो ठीक है, तो क्लोजर इसमें फेल होगा नहीं, इसमें फेल होगा जाके एसोसिएटिव लॉ। और अगर उन्होंने बोला हुआ है कि एसोसिएटिविटी को फेल करके शो करिए तब तो बहुत अच्छा है, इजी है।
कुछ नहीं दिया तो हमें फिर हार्ड से हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती। ओके, तो अभी हम चलते हैं, इसमें एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट। बेटे ये कंप्लीट हो गया ना? सर। तो लुक एट दिस पार्ट 3। बी set positive real numbers x, all positive real numbers, b is the set of all positive real numbers x। यहाँ पर जो b है ना, वो r प्लस है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स का जरूरत पड़ सकता है आपको, तो मैंने लिख ही दिया। विद द फॉलोइंग ऑपरेशन, ऑपरेशंस इसकी बहुत ही सिस्टमेटिक। x प्लस एक्स डैश इक्वल टू एक्स एक्स डैश, के एक्स equal to x to the power k for all x belonging to r, and x x dash belonging to x x dash x comma x dash belonging to b and k belonging to r। ऐसा लिख के दिया, वो कितना खास नहीं, खास ये है। और हाँ, ये जो एक्स वाई जेड एलिमेंट लोग हैं वो सबके सब पॉजिटिव रियल्स है, जरूरत पड़ने पर उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये वाले को ट्राई करते हैं, ये वेक्टर स्पेस है, और क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो हमें बहुत लंबी पढ़ने वाला है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के 10 पोस्टुलेट जस्टिफाई करके देने पर इट इज ए वेक्टर स्पेस। अच्छा, बी इज ए वेक्टर स्पेस। जो नॉट ए वेक्टर उसमें तो काउंटर एग्जाम्पल पर्टिकुलर जगह सर्च करके बता देते हैं, लेकिन इज ए वेक्टर स्पेस में आपको सारे जस्टिफाई करने हैं, और हम थोड़ा बता देते, थोड़ा फास्ट ही बताएंगे शॉर्टकट में। पहले आता है क्लोजर, एडिशन की प्रॉपर्टी, सम की प्रॉपर्टी। नंबर ए, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि x प्लस एक्स डैश इक्वल टू एक्स एक्स डैश है, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू एक्स एक्स डैश है ना, तो x एक्स डैश यहाँ क्या है, पॉजिटिव रियल्स है। जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव रियल आएगा। तो इसलिए ये बी में मतलब आर प्लस में बिलोंग कर जाएगी। क्लोजर सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ, उसमें आपको ना ये रेक्टिफाई करना है, एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एक्स डबल इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एक्स डबल। दिस इज एसोसिएट, so we can justify, choose left hand side which is x plus x dash is x x dash और प्लस एक्स डबल डैश, फिर से प्लस इनटू में चेंज होगा, डेफिनेशन ही कुछ इस तरह की है। तो एक्स एक्स डैश एक्स डबल डैश आ जाए। अगर आप आरएचएस देखेंगे तो वो भी यही है, ये जो प्लस है वो इनटू में चेंज होगा, एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश। और क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल वैलिड है, बिना किसी प्रूफ के वैलिड है, रियल्स है यहाँ पर, पॉजिटिव रियल्स। अच्छा एक सेकंड, अपना एक सेकंड, मैं दूसरे तरीके से करूंगा क्योंकि ये इसके इक्वल लाना है, इसलिए एक्स इन दोनों, ये जो प्लस है ना वो इनटू में चेंज हो जाएगा, तो एक्स डैश एक्स डबल प्लस जो है इनटू में चेंज हो रहा है, तो ये इसके इक्वल लाना था, वो दूसरा वाला और किधर चल पड़ेगा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये आपका एसोसिएटिव लॉ भी जस्टिफाई। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर एडिशन वाली आइडेंटिटी। बेटे इन दोनों पॉइंट को देखो, फिर कोई डाउट है वहां डिस्कस करो, बता दो। नहीं सर, सही है। ठीक है, ठीक है। नहीं सर, सही है। ठीक है, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से करूंगा क्योंकि ये इसके इक्वल लाना है, तो वो क्या रहेगा, एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश। फिर से प्लस इनटू में चेंज होगा, डेफिनेशन ही कुछ इस तरह की है। तो एक्स एक्स डैश एक्स डबल डैश,
तो आइडेंटिटी फॉर एडिशन पता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x प्लस ई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ई प्लस एक्स। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को आइडेंटिटी कहते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ई निकालना है इससे। अब x प्लस ई हमारे केस में क्या हो गया, एक्स ही हो गया, और वो ई एक्स हो गया। और x का क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का डिवीजन है नाम। तो ये इक्वल टू 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी। आपको याद होगा एडिटिव आइडेंटिटी 0 आती है, तो ये इसका यहाँ का ना 0 एलिमेंट है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ये 1 जो है ना यूनिटी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है यहाँ का, वेक्टर स्पेस का 0 एलिमेंट है ये 1 यहाँ इस केस में। ठीक है बेटी। अब आपका एडिटिव इनवर्स की बात करता हूँ। एडिटिव इनवर्स सर्च कर देना। एडिटिव इनवर्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ध्यान देना। x प्लस वाई इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इस इक्वेशन में जब y निकाल दोगे तो वो x का इनवर्स निकल जाएगा। y जब भी निकलेगा वो उसे क्या बोलते हैं, y को x का इनवर्स कहते हैं। तो ट्राई करते हैं। x प्लस वाई आपका x इंटू वाई हो गया, क्योंकि डेफिनेशन को ई का वैल्यू 1 हो गया। आपको y निकालना था तो y आ गया 1/x। 1/x आ गया। x का डिवीजन अलाउड है क्योंकि x इज पॉजिटिव नंबर। x पॉजिटिव नंबर का डिवीजन बिल्कुल अलाउड होता है। कंफ्यूजिंग नंबर का डिवीजन अलाउड नहीं होता। x की वैल्यू या 0 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि v इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स। तो ये जो आ गया ना 1/x, यही है। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है ना, एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहाँ पर नहीं है। और वो जो 1 था वो एडिटिव आइडेंटिटी था, वो 0 था। और जो 1/x आया ये एक्चुअली -x की जगह पर है। -x, x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -x। ये तो नेगेटिव ऑफ x है ये यहाँ का। तो यही है इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट। तो अब आ गया कम्यूटेटिव लॉ। डी ए बी सी डी डी ई 5वां नंबर। कम्यूटेटिव लॉ मेरे ख्याल से यहीं पे आराम से जस्टिफाई हो जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ के लिए x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई क्या चीज है यहाँ पर, एक्स वाई है। और वाई प्लस एक्स क्या है, वाई एक्स है। और एक्स वाई क्या है, रियल्स है। रियल्स में ये चीज इधर वाली चीज क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये ट्रिवियली ट्रू है। और हाँ, ये डेफिनेशन ना लगा तो भी वो ट्रू है, ओरिजिनल एडिशन। लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल एडिशन नहीं, यहाँ पर प्लस एक्स प्लस एक्स डैश डिफाइंड एज एक्स एक्स। तो उसी से हमने सभी जगह जस्टिफाई किया, मेन डेफिनेशन से। ट्रिवियली कोई चीज बताने की कोशिश नहीं की। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ तक पूरा मतलब प्लस जो है ना वो एबिलियन ग्रुप बन गया। बी प्लस इज एबिलियन ग्रुप। अब 5 पोस्टुलेट्स मल्टीप्लीकेशन के एक एक करके समराइज करता हूं और आपको समझाता हूं। बेटे फिनिश करो। अच्छा सर, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन के जो पोस्टुलेट्स है 5, वो देखते हैं। क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। उसमें क्लोजर में क्या है, आपको एक स्केलर लेना अल्फा और एक वेक्टर लेना, अल्फा एक्स लेना है। अच्छा, और डेफिनेशन यहाँ मैं याद दिला दूं, एक्स प्लस एक्स डैश जब भी देखोगे ना तो एक्स एक्स डैश चल रहा है क्वेश्चन। और के एक्स का वैल्यू एक्स की पावर के लीजिए। तो अल्फा एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स की पावर अल्फा। और एक्स की पावर अल्फा नेचुरली पॉजिटिव नंबर है।
एक्स एक्स क्या है, पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू 5 है, 5 की तो नेगेटिव पावर भी हो जाए तो भी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये बी में बिलोंग कर गया है। तो क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन फोर्स एसोसिएटिव लॉ, अल्फा बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स, ये हमें ला के देना है, किसी तरह प्रूव करना है। तो एलएचएस है आपकी बिल्कुल साफ, अल्फा बीटा एक्स सीधा एक्स की पावर अल्फा बीटा, क्योंकि एक्स इज डिफाइंड एज एक्स टू द पावर के। आरएचएस में थोड़ी सी मेहनत कर देता हूं, अल्फा को बाहर रखना, बीटा एक्स इज एक्स टू द पावर बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये अल्फा भी पावर पहुंचा, के एक्स इज एक्स की पावर के, एक्स की पावर बीटा होल की पावर अल्फा, तो ये एक्स की पावर बीटा अल्फा, तो फिर से ये एक्स की पावर अल्फा बीटा हो जाएगा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो एसोसिएटिव लॉ इज जस्टिफाइड। यूनिटी, यूनिटी एलिमेंट की फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वी, there is one belonging to V, yes, V में वन पॉजिटिव इंटीजर ना एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो वन इज एग्जिस्टिंग सच दैट x इंटू वन इज इक्वल टू एक्स। आप ऐसे बोलिए, वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वन, डेफिनेशन देखो आप, के एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर के, तो वन इंटू एक्स को एक्स की पावर वन बोल के छोड़ दीजिए, हालांकि एक्स इंटू वन भी इसके इक्वल होगा। आप एक साइड वेक्टर स्पेस में ना डेफिनेशन में वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स ही लिखते हैं सारे लोग, वो दूसरी साइड कम लिखते हैं, वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वन वो होता था, लेकिन आपको वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स बोलना ज्यादा अच्छा करना होता है, एक्स इंटू वन बोल दो, क्योंकि एक्स इंटू वन कम्यूटेटिव ना करते हुए ना वो जस्टिफाई तो हो जाएगा फिर भी। ओके, यूनिटी एलिमेंट। अब आते हैं दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, जिनमें हमें थोड़ा सा केयरफुल रह के सोल्यूशन देना पड़ता है, ये फ्री एड सोल्यूशन है यहाँ पे, यहाँ के, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में केयरफुल नहीं रहोगे तो कुछ और का और प्रूव हो जाता है, तो मैं इसलिए एडवांस बोल रहा हूँ, वी हैव टू बी लिटिल एक्स्ट्रा विजिलेंट इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो क्या है वो भी समझा दे बेटे, इतना देखो सब कंफर्म। सर इतना हो गया समझ। तो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, दोनों हम आपको जस्टिफाई करके दे देते हैं। एक है अपना अल्फा एक्स प्लस वाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। एक ये रे और है, तो जस्टिफाई करता लेफ्ट हैंड साइड, और ये हम बी केयरफुल, मतलब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क बोल देता हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर ज्यादा फ्री हैंड से चले तो ये वाला नहीं आएगा, कोई और रिजल्ट आ जाएगा, वो भी ट्रू होगा लेकिन फिर हमारा जस्टिफिकेशन तो हुआ ही नहीं। अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई सिर्फ इसी तरह जस्टिफाई करना जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू अल्फा, पहले आप एक्स प्लस वाई की वैल्यू डालोगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है एक्स इंटू वाई, ऐसे वैल्यू डाल, और वो फिर अल्फा एक्स वाई हो ही गया, अल्फा इंटू एक्स वाई, ब्रैकेट अगर होगा भी तो टेंशन नहीं, यू कैन रिमूव द ब्रैकेट बिकॉज एक्स वाई अल्फा और आर रियल, और आगे इसको ज्यादा जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, ठीक लिखा हुआ है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पिकअप करते हैं, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, इसमें पहले प्लस को सही नहीं करना है, प्लस को ऑपरेट नहीं करना है, पहले क्या करना है, इसे ठीक करना है एक्स की पावर अल्फा, फिर इसे ठीक करना है वाई की पावर अल्फा, उसके बाद प्लस को ऑपरेट करना है, मतलब पहले इनटू ऑपरेट करना है, फिर
प्लस ऑपरेट करना है, तो ये मैच कर जाता है, अदरवाइज मैच नहीं करेगा, फिर मैच नहीं करेगा। लेकिन जो लिखोगे वो राइट तो होगा, पर राइट से आने क्या आना है, तो मैचिंग करके देंगे। नाउ यू कैन गो फॉर प्लस ऑपरेशन विच गिव्स यू x टू द पावर अल्फा इनटू y टू द पावर अल्फा, क्योंकि डेफिनेशन आपकी क्या है, x प्लस एक्स डैश इक्वल टू एक्स एक्स डैश, सो दिस इज x की पावर अल्फा इंटू y टू द पावर अल्फा। और दिस में बी रिटन एज, क्योंकि एक्स बाई अल्फा क्या है, पॉजिटिव रियल्स है, रियल नंबर्स है, एक्स बाई की पावर अल्फा लिख सकते हैं। और एक्स बाई की पावर अल्फा को हम लोग अल्फा टाइम्स एक्स बाई बोले तो कोई एरर नहीं है। और ये स्टेज, ये देखो मैच कर गई, ब्रैकेट को खोलना है खोल दो, नहीं खोलना है तो बिना खोले मैच कर गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो बी वेरी केयरफुल, बी केयरफुल यहाँ पर, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, कुछ और रिजल्ट आ जाता है। अब इसमें एक और रहेगा, वो अभी बताता हूँ। हाँ सर। एक और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये फिनिश हो गया। हाँ सर हो। तो वन मोर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो है अल्फा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। अब इसे जस्टिफाई करके दे देता हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन। इसमें राइट साइड से वेक्टर का मल्टीप्लाई किया जाता है और स्केलर का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से किया जाता है। सो लेफ्ट हैंड साइड may be selected. तो kx, kx if you remember defined as, kx defined as what बताओगे? हाँ सर, एक्स टू द पावर k, तो ये हो जाएगा x की पावर अल्फा प्लस बीटा, that can be written as x to the power alpha into x to the power beta, that can be written as, ये इंटू प्लस में चेंज होगा यहाँ, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डैश, तो जो इंटू है वो प्लस में चेंज होगा, एक्स की पावर अल्फा प्लस एक्स की पावर बीटा, फिर एक्स की पावर अल्फा जो है वो अल्फा एक्स, एक्स की पावर बीटा जो है वो बीटा एक्स, दैट इज राइट हैंड साइड थिंग इज जस्टिफाइड। आपने प्रूव कर दिया दैट गिवन वी इज वेक्टर स्पेस, that V is vector space। अब इसमें पार्ट और भी है, इसमें कई क्वेश्चन दिए ना एक साथ इन्होंने। देयर इज ए फोर्थ पार्ट इन दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट आपका ये है, बी सेट ऑफ ऑल 2 by 2 matrices of the form, B is the set of all 2 by 2 matrices of the form A1 1 B, 2 by 2 मैट्रिक्स ओवरऑल। इसमें ए कोमा बी क्या है, रियल्स दिए हुए हैं, उन्होंने लिखा है ओवरऑल विद यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यूजुअल एडिशन और यूजुअल जो जिस तरह मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, यूजुअल एडिशन है, एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कोई खास, जैसे एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू एक्स एक्स डैश टाइप की थिंग इसमें नहीं है। तो इसमें हम चेक करते हैं, क्लोजर ऑफ एडिशन पहले चेक की जाती है, वेक्टर स्पेस जस्टिफाई या फॉल्स जो भी अप्रूव करने के लिए पहले क्लोजर, इसमें एक्चुअली क्लोजर ही फॉल्स हो जाता है। तो ये नॉट ए वेक्टर स्पेस है, पहले पहले ही बता देता हूँ, नॉट ए वेक्टर स्पेस, क्योंकि इसका क्लोजर पहली प्रॉपर्टी इसमें फेल हो जाती है। आप वी के 2 वेक्टर लीजिए, कोई भी 2 वेक्टर लीजिए, ए वन वन, सेकेंडरी डायगोनल तो 1 1 ही रहेगा। इधर आप ए बी को ना 2 भी ले लो, चलो बिलोंगिंग टू बी, एक और कोई ले लो 4 1 1 5 बिलोंगिंग टू बी। जब इन दोनों को ऐड करोगे, ए और बी को प्लस करोगे, तो ए प्लस बी में जो डायगोनल है वो 1 1 नहीं रहेगा, 2 + 4 6 हो गया, 1 + 1 2 हो गया,
वन प्लस वन टू है, 3 + 5 8 हो गया। यू कैन सी दिस डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि इसमें A1 1 B वाली फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाया, और इसलिए ये बी में बिलोंग करता ही नहीं। कोई भी मैट्रिक्स AB 1 1 टाइप की इसमें बिलोंग करेगी, तो AB 1 1 ये है नहीं, तो इसलिए बिलोंग नहीं करता। क्लोजर नॉट सेटिस्फाइड, so B not a vector space. First property itself is closure of addition not true. अब देखो बेटा, डाउट हो फिर पूछ सकते सर ठीक है, समझ में आ गया। हो। आ गया, वेरी गुड। अभी हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें बड़े एक और पर है, वो पीरियोडिसिटी पर बेस्ड है। पीरियोडिसिटी पर बेस्ड पर टाइम उसमें ज्यादा लगे, तो मैं फिफ्थ पार्ट अगले दिन डेवलप करूंगा, और अभी ले चलता हूँ क्वेश्चन 2 पर। टू नहीं करके थ्री का ए भी कर लेते, क्योंकि थ्री स्मॉल है ना, मतलब दो पास है थ्री को, ए बी। तो पहले थ्री कर लेते हैं, फिर टू पकड़ेंगे, टू का सात, क्वेश्चन 3, सेवन। एक सेकंड में 3 देख हाँ तो लूं। पहले, हाँ 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 हाँ। ठीक है, अच्छा बता देता हूँ बेटा। 3 कितना बड़ा है? नहीं 3 छोटा नहीं, पकड़ लेता हूँ मैं। स्मॉल नहीं है, तो प्रूफ नंदी का प्रूफ थ्योरम है वो तो। ओके, वी विल प्रूव अच्छा सर द, ठीक है, टू। नो वो करना तो है ये। हाँ सी का ई पार्ट, इसमें इन्होंने सेट एस दिया, सेट एस गिवन, जिसमें एफ बिलोंग टू C01 वो मैं छोड़ दिया। such that integral 0 to 1 fx dx is equal to b. Show that S is a subspace if and only b equal to 0. S is a subspace of some लिखा हुआ वेक्टर, S is subspace if and only if. I double F is the, we have to prove twice actually. That is why it is slightly lengthy. B equal to 0. तो इसमें भी हमने 2 बार प्रूव करना पड़ेगा। गिवन प्रूफ देखते चलना, आराम से समझ में आएगा। एस इज सब स्पेस टू प्रूव बी इक्वल टू 0, और प्रूफ रहा ये, प्रूफ स्मॉल है। एस इज सब स्पेस, एस सब स्पेस है, तो उसके अंदर ना, उसमें जीरो एग्जिस्ट करता है। एवरी सब स्पेस कंटेंस जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो सब स्पेस है ना, तो उसमें जीरो होगा ही, वो तो ग्रुप होता है तो जीरो भी होता है, उसमें एडिटिव इनवर्स भी होता है, वेक्टर स्पेस है। तो गिवन एस इज ए सब स्पेस, सब स्पेस दिया हुआ है, और इसलिए इसलिए एफ की वैल्यू, इस एफ की वैल्यू, ये वाला एफ की वैल्यू जो जीरो वाली वैल्यू है ना, वो सब स्पेस में बिलोंग जरूर करेगी, क्योंकि यह सब स्पेस है। तो क्योंकि जीरो एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन सब स्पेस, और हमने थोड़ा क्लैरिटी करके यहाँ लिख दी, जीरो एलिमेंट सब स्पेस में बिलोंग जरूर करेगा। तो एस इज ए सब स्पेस, तो एफ एक्स इज जीरो। एफ एक्स वन वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मतलब वन एफ एक्स इज जीरो, जीरो उसको ले सकते हैं। फिर क्या हुआ, अगर आपने एफ एक्स बिलोंग्स टू एस, जीरो बिलोंग टू एस कह दिया, तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बट देन इंटीग्रल 0 to 1 fx dx शुड बी इक्वल टू बी, क्योंकि आपका, क्योंकि 0 to 1 fx dx जो बी के ऑलवेज इक्वल होगा, चाहे fx की वैल्यू 0 भी ले तो भी होगा, क्यों नहीं। तो 0 to 1 fx की पर्टिकुलर वैल्यू 0 हमें यहाँ सूट कर रही, क्यों, हमें बी इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इसलिए हमने fx को 0 चूज कर लिया।
और जीरो चूज करने से कोई गलती भी नहीं हुई। जी जीरो इज इन द सब स्पेस, तो बी इज इक्वल टू जीरो। तो इन्होंने सब स्पेस दिया, हमने बी इक्वल टू जीरो प्रूव किया। अब कन्वर्स करेंगे, देन बी जीरो, देन इट इज सब स्पेस। बेटे समझ में आया क्या एक बात है? हाँ सर, अच्छे से। ओके, थ्री ए हो गया, थ्री बी, सॉरी कन्वर्स, अभी कन्वर्स बताया ना। जो टू प्रूव है वो गिवन बन गया, और गिवन जो है वो टू प्रूव बन गया। गिवन बी, बी आप जीरो को फ्रीली यूज करो, और टू प्रूव, और जो प्रूव करना है वो ये है, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी, ये वो यूज करना है। एक मिनट, प्रूव क्या करना है? एस इज ए सब स्पेस, ये तो यूज करना है, एस इज सब स्पेस। बी इस बार जीरो दिया हुआ है, और सब स्पेस प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या? ये हम लोग मतलब जब एग्जाम टाइम है तभी ये कन्वर्स प्रूफ करना पड़ेगा, या आप सिर्फ दिखा रहे हो कि अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे करना? एग्जाम में ये आ गया थी, सारा करना है। सर एग्जाम में अगर आ गया तो कन्वर्स वाला भी दिखना पड़ेगा? कन्वर्स वाला प्रूफ करना मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, तो वो वाला दिखाना पड़ेगा मतलब एग्जाम में, या मतलब आप सिर्फ दिखा रहे हैं क्योंकि अगर सपोज कन्वर्स आ जाए तब दिखाना पड़ेगा? हाँ, आई डबल एफ मीन्स लेके एक आता है सेट ना, क्वेश्चन अगर। आई डबल एफ लिखा होगा तो अच्छा। दोनों शो। हाँ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है प्रूव कन्वर्स ऑल्सो। ओके सर। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, कि दिस इम्प्लाइज दैट एंड दैट इम्प्लाइज दिस। हाँ सर, समझ में आया। आई डबल एफ होगा तो कन्वर्स प्रूव करना है। अगर आई, अगर अकेला इफ लिखा होगा, तो अकेला इफ लिखा हो तो आप कोई भी एक कर तो चल जाता है, कोई भी एक, एनी वन ऑफ देम। ठीक है। हाँ सर। तो अभी देखो, एस इज सब, अब सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सब स्पेस प्रूव करने जैसे जा रहे हो, उसमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट टू फंक्शंस f1 f2 बिलोंग टू s। आप s के दो एलिमेंट लीजिए, और इनका जो क्लोजर है ना वो शो करिए। टू प्रूव, दो एलिमेंट लेके आपको एक तो ये प्रूव करना है कि F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू S, मतलब क्लोजर ऑफ एडिशन। सब स्पेस प्रूव करने का तरीका क्या है? क्लोजर ऑफ एडिशन, और क्या है? क्लोजर ऑफ एडिशन एंड स्केलर मोशन। हाँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो अल्फा F1 बिलोंग्स टू S, ये दो बातें आपको प्रूव करके देनी पड़ेगी। ठीक है, F1 F2 बिलोंग्स टू S ले लिया। अब एस में अगर कोई चीज बिलोंग करती है, यहां देखो, ये सेट एस है। अब अगर एस में कोई एप्पल बिलोंग करता है, तो उसका इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो इंटीग्रल 0 to 1 f1 x dx वो किसके इक्वल होगा? बी। और बी इस पार्ट में जीरो हुआ पड़ा है, गिवन बी इक्वल टू जीरो। F2 भी आप एस में ले रहे हो, तो 0 to 1 f2 x dx, ये किसके इक्वल? बी के इक्वल होगा। और बी की वैल्यू आपने जीरो ली हुई है इसमें, क्योंकि गिवन है बी इक्वल टू जीरो, बात कर रहे हैं उसमें बी जीरो दिया हुआ है। ओके, तो बी जीरो हो गया। अभी हमने क्या करना है कि F1 प्लस F2 बिलोंग्स टू S। आप प्रूव करने चल रहे हैं, ये प्रूव करने चलते हैं ये। तो इसका जो इंटीग्रल है ना, वो क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना। हाँ अब सर। अब हमारा क्लेम ये है कि F1 F2 है ना, वो एस में बिलोंग करता है, बिकॉज क्योंकि इसका जो इंटीग्रल है 0 to 1 F1 x लगा प्लस F2 x dx, वो क्या है? वो जीरो है, जीरो।
जीरो प्लस जीरो है इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इंटीग्रल इज जीरो, सेकेंड इंटीग्रल इज जीरो। और अगर f1 प्लस f2 का इंटीग्रल जीरो हो गया तो जीरो और जीरो क्या चल रहा है, भी हो गया। f1 प्लस f2 का इंटीग्रल भी हो गया तो f1 प्लस f2 s में बिलोंग कर गया। गॉट इट बेटे? हेलो? हाँ सर, समझ में आ गया। आगे ना? हाँ, ओके। समझ में आ गया। अल्फा f1 को एक और रह गया ना, अल्फा f1 दैट बिलोंग्स टू एस, ये हमारा दूसरा क्लेम है। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल भी जीरो है, जीरो है जो कि बी के इक्वल है। इंटीग्रल जीरो टू वन अल्फा f1 dx वो कैच किया, अल्फा बाहर किया, जीरो टू वन f1 x dx वो क्या है, वो जीरो हुआ पड़ा है, और जीरो क्या है, बी है। तो अल्फा f1 का इंटीग्रल क्या निकल गया, बी निकल गया, इसलिए अल्फा f1 बिलोंग्स टू एस, आवर क्लेम इज जस्टिफाइड। तो इस तरह से हमारा जो दो पार्ट के क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ सर। ठीक है बेटा, अब अगले दिन बताएंगे। काफी काम हो गया, थोड़ा थ्री पार्ट बचता है, थ्री थ्री का एक पार्ट कर दिया, बी रह गया, और एक एक वहाँ थोड़ा एम्प्टी सेट वाला वो दोबारा करना पड़ेगा, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी बीच में, तो थोड़ा दूसरा एग्जाम पे सोचना पड़ेगा। और बाकी ये ठीक से हो गया, थोड़ा अगले दिन बिगिनिंग में ये कवर हो जाएंगे बेटा। अब आपको ट्यूटोरियल वाले और चाहिए, ठीक है मतलब आप ट्यूटोरियल सबमिट करनी है कि अगले दिन का वेट करोगे, ये बताओ। सर, करना तो है। मतलब अगर संडे या सैटरडे क्लास हो जाता तो अच्छा होता। मतलब एक्स्ट्रा क्लास? मंडे सबमिट कर। हाँ आज हाँ, फ्राइडे, अगर एक्स्ट्रा हो जाए। एक्स्ट्रा क्लास मैं देखता हूँ किसी तरह अरेंज हो आज। जाए तो। हाँ, ट्राई है, वी विल ट्राई एंड इन्फॉर्म यू, एक्स्ट्रा क्लासेस ठीक कर है। सकते हाँ हाँ, मतलब मंडे के पहले। हाँ, हो। ठीक हाँ है। मंडे के पहले रात को भी संडे। चलेगा, मतलब आपको अगर 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 आपको रात में चलेगा, 9 या अच्छा, 10 बजे भी। इट्स फाइन फॉर मी। ओके बेटे, मैं हम्म। आई ट्राई माय बेस्ट। ठीक, ओके ओके, सर। बाय। थैंक यू। बाय।